नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उससे हम सब वाकिफ हैं। अभी दूसरी लहर का कहर कम तक नहीं हुआ, दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है। और इसी बीच एक बुरी खबर यह है कि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की भी आशंका जता दी है। कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन कब तक, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। अगर बच्चे अस्पतालों में आएंगे तो साथ में माता पिता को भी आना होगा। इसी कारण वैक्सीनेशन इस ग्रुप के लोगों को जल्द दिया जाना चाहिए और वैक्सीनेशन समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए साइंटिफिक तरीका अपनाया जाना चाहिए और इसका इंतजाम क्या किया जाए। अगर हम अभी तैयारी करेंगे तो हम स्थिति से निपट पाएंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने भी चेतावनी दी है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर तैयारी क्या है। कोरोना की तीसरी लहर सामने दिख रही है, इसका असर बच्चों पर पड़ सकता है। कहा कि तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन के मौजूदा अभियान को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच कुछ सवाल हैं जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। सबसे पहले सवाल मैं चाहूंगी आप भी एक बार सुन लें, क्योंकि आज बड़ा मुद्दा में सवाल जानने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो 5 सवाल जिन पर आज चर्चा रहेगी। तीसरी लहर के कब तक आने की आशंका है, क्योंकि समय सीमा का अब तक कुछ कहा नहीं गया है इस बारे में। क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर? इस दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरा इस तीसरी लहर में हो सकता है क्या? कोरोना की तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे हम? ना ऑक्सीजन ना अस्पताल, तो कैसे निपटेंगे हम इस तीसरी लहर से? क्या तीसरी लहर से बच्चों को खतरा है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे बात। और 5वां सवाल, बच्चों के लिए वैक्सीन आखिर कब तक? क्योंकि चिंता की बात यह है कि अब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन आई भी नहीं है और तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। डॉक्टर शरद लकोटिया हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अमित यादव हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर शरद का। डॉक्टर शरद, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं दूसरी लहर से त्राहिमाम की स्थिति पूरे देश भर में, ऐसे में खतरा जताया जा रहा है तीसरी लहर को लेकर। क्या अब इस अभी समय सीमा के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि कब तक ये तीसरी लहर दस्तक दे सकती है? देखिए, जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल हमारा, उसके हिसाब से तीसरी वेव आना अवश्यंभावी है। अब ये बात, इसकी पुष्टि विजय राघवन जी ने भी कर दी है, तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। विषय ये है कि इस वेव को हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कितना कमजोर बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास या दिसंबर तक में ये वेव आएगी। वेव का एक स्पेसिफिक टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब वेव हम दूसरे वर्ल्ड की जगह में देख रहे हैं तो वहाँ इतनी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है कि एक ही समय में एक साथ पूरे हिंदुस्तान में वेव नहीं आएगी जी। एक वेव यहाँ आ रही है, केसेस यहाँ बढ़ना, जैसे अभी दिल्ली में बढ़ना शुरू हुए, अब थम गए, फिर इधर कर्नाटका में ज्यादा बढ़ रहे हैं, केरला में बढ़ रहे हैं, कुछ जगह केसेस कम हो रहे हैं। इस तरह का ये चालू रहेगा। लेकिन ये फैक्ट है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस विंटर में ये थर्ड वेव आनी है। डॉक्टर शरद, अभी फिलहाल जो समय सीमा है वो आखिर बताई तो नहीं जा सकती है, अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता सटीक रूप से कि कब तक ये तीसरी लहर आएगी। लेकिन अगर हम दूसरे देशों में वायरस के व्यवहार को देखते हैं, यानी कि अमेरिका में जो दूसरी और तीसरी लहर है उसके बीच में 2.5 महीने का समय था, 2.5 महीने के बाद तीसरी लहर आई थी। लेकिन तीसरी लहर में दूसरी लहर से ज्यादा मौतें हुई थी। अगर वायरस इस तरीके से व्यवहार करता है तो क्या ये माना जाए 2.5 से 3 महीने में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है? हाँ, दिवाली के आसपास ये तीसरी वेव का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमने इसके इंतजाम पूरे नहीं किए तो बहुत भयानक हो सकती है, क्योंकि सेकंड वेव में हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे जी। और हमने ये मान लिया कि ये हमारा कोरोना कंट्रोल में आ गया है। तभी अचानक ये लास्ट के कुछ महीनों में हमने देखा कि कितना संक्रमण फैल गया। 4 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, जबकि पहला 1 करोड़ का आंकड़ा आने में 10 महीने लगे थे। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, मॉर्टेलिटी उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। और बच्चों का इस बार अफेक्ट होना ज्यादा है जी। बिल्कुल पॉसिबिलिटी, प्रिडिक्शन, स्पेसिफिक रीजंस हैं, तो इसके लिए आपको पूरी तैयारी करना बहुत आवश्यक है जी। डॉक्टर अमित, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज्यादा अटैक कर सकती है। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं,
बच्चे जो कि खुद अस्पताल नहीं जा सकते, अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, कंट्रोल करना बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं इन तमाम परिस्थितियों को, और दर्शकों से आप क्या एडवाइस इस वक्त पर करना चाहेंगे, कैसे अपने बच्चों को इस महामारी के दौर में सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं? जैसे कि अभी तक बच्चों में वायरस का जो डिजीज सिवियरिटी है वो अभी कम है। 99% बच्चों में सिवियरिटी जो है नहीं पाई गई है, मतलब 1% ही है जिसमें सिवियरिटी पाई गई है बच्चों में। तो इसके लिए जो है हमें ध्यान ये रखना है कि बच्चों को मास्क पहना के रखें, उनके हाथ धुलाते रहें। संक्रमण होने के बाद भी उनमें ज्यादा सिवियरिटी नहीं पाई गई है अभी तक। तो मेन जो हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को मास्क पहनाएं, बच्चे जो हैं ज्यादा पैनिक ना हो। बुखार जो है आ सकता है क्योंकि फ्लू का सीजन चल रहा है, तो बुखार आने पे बुखार की दवाई दें, पैनिक ना करें। बच्चों में आजकल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखने की कोशिश करते हैं, वो सब ना करें क्योंकि वो और पैनिक बनाएगा। ऑक्सीजन लेवल जो है बच्चों में चेक करने जाएंगे, मीटर्स बड़े हैं, उंगलियां छोटी हैं, गलत रीडिंग आ सकती है। ठीक है। साथ ही उसमें बांधना बहुत मुश्किल है, तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बुखार नॉर्मल हो सकता है बच्चों को। अगर इसमें हमें अलर्ट तब होना है अगर बुखार हाई ग्रेड आ रहा है और 4 दिन से ज्यादा बुखार चल रहा है, बच्चे को बुखार ना होने पे भी सुस्त है या बच्चा सांस तेज ले रहा है, इन कंडीशंस में हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। अदरवाइज पैनिक करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। शुभेंदु जी, पहली लहर जब कोरोना वायरस की देश में दस्तक दी, उस वक्त पर हम बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा अच्छे थे। हमने मान लिया कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, लापरवाहियों का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। देश किस दौर से इस वक्त गुजर रहा है, सरकार की तैयारी क्या है, ये अस्पताल बताते हैं। और शव गृहों में हम देखते हैं किस तरीके से लोग शवों का दाह संस्कार करने के लिए पंक्तियों में लगे हैं। हालात सर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। सरकार क्या विचार कर रही है, क्या तैयारी सरकार की? सरकार ने, देखिए पूजा, मैं कुछ बोलने से पहले ईश्वर से ये मनाऊंगा कि दिल्ली में और पूरे देश में तीसरी लहर ना आए, और आप और हम यही चाहते हैं कि ये लहर ना आए और हम इससे बच जाएं। पर हमारे और अपने मनाने से कुछ नहीं होता, जैसा ईश्वर ने चाहा होगा वैसा ही होगा। यदि लहर आनी है तो उसको लड़ना पड़ेगा। उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है और उसने इमीडिएटली जितने भी हिंदुस्तान के सभी प्लांट जहाँ पे 100 बेड से ज्यादा बेड हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का खुद का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इस बार में आके सेकेंड टाइम में ये पता चला कि ऑक्सीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि टाइमली ऑक्सीजन मिल जाए तो ये चीजें कम हो सकती हैं। तो एक ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा रहा है। अगले 1 महीने के अंदर भारत के सभी बड़े हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन लगाना मैंडेटरी हो जाएगा, और यह लग जाएगा, कहीं से भी लगे। दूसरी चीज, ऑक्सीजन लगने के बाद भी बहुत सारा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, कैसे उसके टैंकर्स रहेंगे, जिस तरीके से भी चल रहे हैं उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इस समय पे रिक्वायरमेंट है वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर बहुत कम है और उसको भी बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है कि यदि कोई बीमार पड़े तो उसको हम उसके क्रिटिकल पोजीशन पे हम उसको देख सकें। तीसरा चीज जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो 18 साल के ऊपर का तो हो ही रहा है। 18 साल से नीचे की जो सूचनाएं आ रही हैं कि हो सकता है कि कुछ वैक्सीन भारत के बाहर से भी आ जाए, और वो मई के एंड में या अप्रैल के कहते हैं जून एंड तक आ जाए, तो फिर उसका भी एक बहुत बड़ा तैयारी करनी पड़ेगी और उनको भी एक बड़ा अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। पर यह चीज एक आपको सरकारों के द्वारा जो हो रहा है वो होगा ही, साथ में जनता को एक बड़ा बताना पड़ेगा कि ये जो कोविड है इसके लिए आपको न्यू नॉर्मल होना पड़ेगा। शादियों में जहाँ पे 1000-2000 लोग जाते थे, बसों में भर के जाते थे, अब वो सब छोड़ दें, शादियां छोटी करने लगे, 10-15 लोगों को मिला के शादी कर लें। और बहुत सारी ऐसे जो हम लोग फंक्शन मना रहे थे, अच्छे अच्छे फंक्शन मनाते थे, और उत्सव को जब तक ये बिल्कुल खत्म ना हो जाए, इससे हम लोग बिल्कुल मजबूती से बिल्कुल मुक्त ना हो जाए, तब तक हम बहुत सारी चीजों को, भीड़ लगाने को, मार्केट को किस तरीके से हमें जनता को, जाहिर सी बात है इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन बेड्स, अस्पताल, ये तो सरकार ही जनता को मुहैया कराएगी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए तो सरकार को ही प्रयासरत होना पड़ेगा। सर पूजा, अगले 20 दिनों के अंदर भारत के अंदर बहुत संख्या में
बहुत संख्या, मतलब बहुत संख्या में मिलिट्री सरकारें, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें और ये जितने भी एनजीओज हैं, ये बहुत सारे बेड्स और वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के लिए निर्माण हो रहा है। इतने हो ठीक है सर, जाएंगे 20 दिन के बाद भी हम इतने- यहीं पर होंगे और सरकार की तैयारी कितनी बिल्कुल, हुई इन 20 दिनों में जरूर इस बिल्कुल। पर बात करेंगे। ऑक्सीजन, हाँ, लेकिन डॉक्टर ऑक्सीजन की शरद, समस्या वैक्सीनेशन अगले को 10 दिन में लेकर भी खत्म एक हो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी तक हमारे देश में डॉक्टर शरद 45+ के केवल 31% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 18 से 44 तक अभी वैक्सीनेशन चल रहा है और 0 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको अभी तक वैक्सीनेशन ट्रायल भी नहीं हुआ है। अभी ट्रायल उसका चल रहा है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि उनको वैक्सीनेशन उनके लिए कब तक आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है डॉक्टर शरद, रिस्क बहुत ज्यादा है। वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, वैक्सीनेशन में सबसे इमीडिएट टारगेट तो हमारा ये है कि 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कम से कम उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए 3 महीने में। अगर ये संख्या जाने, अभी आज 22-23 लाख टीके लग रहे हैं, ये 1 करोड़ टीके पर डे के हिसाब से पहले लगे। सबसे जो हमको वो टारगेट बनाना है जो लेकिन डॉक्टर achievable शरद, हो। अभी तक तो हाँ, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शुरू भी नहीं हुई 18+ को वैक्सीनेशन लगना। लेकिन ये हमें शुरू करना, देखिए सबसे पहला काम हमारा ये है। दूसरा है कि वर्ल्ड में अभी जैसे कनाडा में ये बच्चों में भी अलाउ उन्होंने कर दिया कुछ वैक्सीन को। तो मॉडर्ना की वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन, ये बच्चों में काफी अच्छी पाई गई है और 95-96% तक की इसकी सुटेबिलिटी देखी गई है। बहुत जल्दी हो सकता है हिंदुस्तान में भी ये चालू हो जाए। लेकिन सबसे पहले हमारा 3 महीने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है कि 18+ वाले लोगों को करें, क्योंकि ये करते ही आपकी चेन ब्रेक करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपने अचीव कर लिया तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अगर हमने ये अचीव कर लिया तो बच्चों को संक्रमण होने से हम रोक सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा मुझे लगता है। मोर्टेलिटी रेट तो कम होगा ही जब आपकी चेन ही रोक देंगे ना, क्योंकि आपकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इतनी बड़ी संख्या में। तो बच्चों को लगाने की जरूरत तो तब है जब अब आपके न तो बुजुर्ग पूरे हुए, न एडल्ट 18 साल से ऊपर की संख्या अधूरी रह गई और बच्चों में भी हिफाजत लगा दिया, तो ये आपका आंसर नहीं है। 18+ को फास्ट करने के लिए सरकार को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी करनी चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार इस तरफ पूरा ध्यान से काम कर रही है, क्योंकि सरकार अपनी सभी चीजों को समझती है। तो वो इसमें वैक्सीन, क्योंकि इतना बड़ा देश है ये कि ये छोटी संख्या नहीं है। एक 33 करोड़ का अमेरिका, इतना बड़ा प्रभावशाली देश का 140 करोड़ का हिंदुस्तान, तो हर एक प्रोग्राम में हमें दिक्कत आती है और हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़िया होकर भी हमें समय लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर सरकार और अपोजिशन पार्टियां मिलकर अगर इसको कोशिश करेंगी कंप्लीट कराने में, जैसे शुरुआत में बहुत बढ़िया सक्सेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ वैक्सीनेशन की भ्रांतियां डेवलप होने के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा कमजोर पड़ गया शुरू में ही। अब स्ट्रॉन्ग तेजी से तैयार करना होगा और सभी लोगों को पूरी तरह से सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे अपोजिशन लीडर्स हो, सबको मिलकर वैक्सीनेशन को सक्सेस बनाना होगा। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। शुभेंदु जी, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब तक आ सकती है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी आपके जरिए पहुंच सकती है दर्शकों तक? देखिए, भारत में अभी जो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए जो चल रहा है उसमें तो कम से कम 3 महीने लगेंगे। पर भारत सरकार बाहर की कंट्रीज से जो वैक्सीनेशन जहाँ पे प्रूवन हो गया बच्चों के लिए और उन्होंने ट्रायल पे 1 लाख लोगों के ऊपर जो ट्रायल हो चुके हैं, 10 मिलियन लोगों के ऊपर ट्रायल हो चुके हैं, उसकी बेसिस पे वो कुछ इम्पोर्ट कर सकती है और उस पर अभी डिसीजन नहीं हुआ है। मे बी अगले 1 वीक में देखिए कुछ हो सकता है तो क्या पैनल कर सकता है इस पर। ठीक है डॉक्टर अमित, क्या बच्चों के अंदर कोविड के सिम्टम्स कुछ अलग हो सकते हैं या ऐसे ही सिम्टम्स जैसे अभी हम देख रहे हैं ऐसे सिम्टम्स होंगे और असिम्टोमेटिक केसेस भी बहुत ज्यादा हैं? डॉक्टर अमित, बच्चों में मेनली जो है फीवर जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स पाए जाते हैं। फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स पाए गए हैं बच्चों में। कुछ एसिम्टोमेटिक भी हैं। इस लहर में जो है बच्चे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं कंपैरेटिव टू फर्स्ट वेव। इस वेव में बच्चे जो हैं एसिम्टोमेटिक भी बहुत हैं, मतलब पॉजिटिव केसेस हैं लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है। 3% केसेस में ही सिम्टम्स पाए गए हैं जो सिवियरिटी की तरफ हैं।
बच्चों में काफी कम रेट है पॉजिटिविटी का। जी। तो इसमें ये है कि हमें जो है अगर बच्चों में पॉजिटिव आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने पॉजिटिव मतलब हम पॉजिटिव हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम पॉजिटिव आने पे अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ना दें, क्योंकि वो उनको पहुंचा के ज्यादा सिवियरिटी कर सकते हैं। जी, तो जी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें ये अपने बहुत पास ही महत्वपूर्ण बात है precautions डॉक्टर रखने अमित जो हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसे समय पर जब पेंडेमिक का दौर चल रहा है, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज भी नहीं हो रही हैं, इम्यूनिटी घर पर बैठ करके कैसे बच्चों के अंदर बढ़ाई जा सकती है, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये भी बताएं। बच्चे जो हैं जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो नॉर्मल हम चीजें ले रहे हैं वो चीजें लें, गर्म पानी पीते रहें, और बच्चों में जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जैसे जिंक वगैरह हैं वो ले सकते हैं, फिर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं, वो दे सकते हैं उनमें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शरद, एक सवाल उन लोगों के लिए जो इस पेंडेमिक के दौर में पहली लहर से लेकर अब तक लगातार काम कर रहे हैं, आप लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, हम लोग स्टूडियो में हर रोज आ रहे हैं, पहली लहर थी तब भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं, पुलिसकर्मी हर रोज ड्यूटी पर जा रहे हैं, कुछ ऐसे महकमे जो अगर काम नहीं करेंगे तो पूरे देश की गति रुक सकती है, उनका इस वक्त पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लोग तीसरी लहर से कैसे बचेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और वैक्सीनेशन के साथ आपको एक बात बता दूं कि अभी जो संक्रमण तेजी से जो फैला है वो म्यूटेंट वायरसेस हैं, जो डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट हम लोगों ने देखे हैं, और अलग अलग वायरस जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा सब वायरसेस की स्टडी होनी चाहिए, और इसके लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन में मॉडिफिकेशन और अपडेट करना होगा वैक्सीनेशन को हमारे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिससे सरकार पूरा ध्यान लगा रही है और विश्वास दे रही है कि वो करेंगे काम। लेकिन यही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कल को वैक्सीनेशन नए नए जो म्यूटेंट वायरस है उसके अगेंस्ट में प्रभावशाली पूरी तरह से ना हो और इम्यून स्केप हो जाए, जिससे प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहला काम तो हमारा समझदार लोगों का ये है कि जितने लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिसमें मैं पत्रकार को भी फ्रंट लाइन वॉरियर ही मानता हूँ, इनको सबको वैक्सीनेशन लगवाना सबसे पहला काम। बिल्कुल। एक बार वैक्सीनेशन लग जाती है, इसके बाद कोई भी वैक्सीन मिले, सरकार अपना काम करती रहेगी, म्यूटेंट वायरसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग करके और उसमें अप्रोप्रिएट चेंज जो करना वो करते रहना है। दूसरा है जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कहीं भी आपको अगर टीका लग गया है, आप ये न सोचे कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। आपको सबको, फ्रंट वॉरियर्स के अलावा आम इंसान को भी ये संदेश है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसे हम 1 साल से लगातार टीवी के माध्यम से बोले जा रहे हैं, वही सारी बातें आपको दोहरानी है, मेंटेन करनी है। इससे बड़ा सकारात्मक कोई तरीका नहीं है जिससे आप कोरोना से बच सकते। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। शुभेंदु जी, इस वक्त विपक्ष की तरफ से, जी बिल्कुल शुभेंदु जी, आप पूछेगा, मेरा एक सवाल उसका भी जवाब दीजिएगा, साथ में अपना सवाल भी कीजिएगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस वक्त लॉकडाउन की जरूरत है पूरे देश में। देखिए, विपक्ष के विषय में जवाब देने से पहले मैं डॉक्टर लखोटिया से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, ये कई चैनल्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो हमने वैक्सीनेशन किया है, अब आज करा लिया, अब कितने समय के बाद दोबारा वैक्सीनेशन चाहिए, ये जो वैक्सीनेशन आपको जो वैक्सीनेशन हुआ है, ये कितने समय तक इफेक्टिव रहेगा? सपोज करिए कि हर अगले साल दोबारा करना पड़ेगा या 2 साल बाद दोबारा करना पड़ेगा, इसको भी एक बार आप बताएं यहाँ पे, फिर मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि आज के दिन की जानकारी इतनी रखनी है कि ये वैक्सीन जो आप ले रहे हैं ये प्रभावशाली है हर तरह के वायरस के अगेंस्ट में। अब जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ेगी, आप इतनी चिंता मत करिए, पब्लिक अगर चिंता करेगी परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि म्यूटेशन होने के बाद स्केप कर सकता है, तो इसके अप्रोप्रिएट चेंजेस वैक्सीनेशन में लाने होंगे। जैसे पहले फ्लू आता था तो हर साल फ्लू में थोड़ा म्यूटेशन हो जाता था तो नई फ्लू की वैक्सीन बनती थी, और हम लोग इस तरह के एलिजिबल हैं और हमारी इतनी योग्यता है हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में कि हम अप्रोप्रिएटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने चूंकि एक पहलू था इसलिए मैंने जिक्र किया है कि वो इस बार जो दूसरी वेव में संक्रमण तेजी से बढ़ा है वो म्यूटेशन के कारण बढ़ा, ये म्यूटेंट वायरस के कारण। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी दोनों वैक्सीन आज भी इन म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट में काम कर रही है।
कल कितनी करेगी कि नहीं करेगी उसकी जानकारी साइंटिफिक तथ्यों के साथ आगे लाई जाएगी। लेकिन ये पॉइंट मैंने बता दिया कि हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, मैं आपके पूजा जी के प्रश्न जी। का जवाब देता हूँ। पूजा जी देखो, बड़ा भारत में लोकतंत्र है। यदि हम लगाएंगे लॉकडाउन पूरे देश के अंदर, तो विपक्ष कहेगा कि क्यों लगा दिया, नहीं लगाया तो विपक्ष कहेगा कि क्यों नहीं लगाया। इसलिए जहां पर एक पॉजिटिविटी रेट जो आ रहा है, या जिसमें जो लोग कोरोना की जो टेस्टिंग के हिसाब से आ रहा है, इसलिए उसको लोकलाइज किया गया है। पूरे देश में एक साथ लगाने से अच्छा है कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन राज्यों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनको लगाया जाए। बाकी सपोज करिए हम दिल्ली में दिक्कत है पर आसाम में दिक्कत नहीं है फॉर एग्जांपल, कम से कम वहां पे काम तो चले। एक दिल्ली, एक पूरे देश का और लोगों का लॉकडाउन से एक अर्थव्यवस्था जो बिगड़ जाती है, जिनकी ठीक हो सकती है उनकी ठीक रहे, इस पे काम चल रहा है। और हमको ये भी मालूम चल गया है, लास्ट ईयर तो क्या था कि मालूम नहीं था कि क्या इलाज करना है। हमारे पास पीपी किट भी नहीं थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट लॉकडाउन लगाने का। पर अब हमको इलाज मालूम है कि ये दवा देनी है पहले दिन, ये 5वें और 6ठे दिन, और ये 12वें 13वें दिन पे ये टेस्ट करने हैं। तो ये हम उसी के, हमारे डॉक्टर साहब उसी पे काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ठीक है डॉक्टर अमित, हमने देखा जब पहली लहर आई 50+ उम्र के जो लोग थे उन पर ज्यादा अटैक हुआ। दूसरी लहर में हम देख रहे हैं 30-31+ जो लोग हैं उन पर ज्यादा अटैक कर रही है। तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे। बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डॉक्टर अमित, कैसे बच्चों को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम बातें चिंता का विषय बनी हुई हैं। हम अभी दूसरी लहर को संभाल नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में अगर बच्चे संक्रमित हो गए, उनको कैसे बचाया जाएगा, कैसे उनको कंट्रोल करें, यहाँ माता पिता के लिए ये मुझे लगता है कि अहम जानकारी हो सकती है। डॉक्टर अमित, इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा वैक्सीनेशन से मिलेगा। अगर पेरेंट्स पहले से ही वैक्सीनेटेड हैं तो वो जो है उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर आईसीयू में गए या हॉस्पिटल में गए तो वो अकेले नहीं रह सकते हैं, उनके साथ पेरेंट्स को रुकना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं तो वो उनके साथ जो है रुक सकते हैं, उन्हें उनसे खतरा कम होगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हो जाए वो ज्यादा लाभदायक रहेगी। क्योंकि बच्चों में जो है वैसे तो अभी तक ज्यादा सिवियरिटी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है जो 3rd वेव आ रही है उसमें हो सकता है बच्चों में ज्यादा सीवियर केसेस मिलें। अभी तो घर पे मैनेज हो सकते हैं, बच्चों को ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन 3rd लेयर में जब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो उनके साथ पेरेंट्स को रहना बहुत जरूरी होगा। तो उसमें बेहतर रहेगा कि अगर पेरेंट्स पहले से ही वैक्सीनेटेड हैं तो हमें सिर्फ बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए 18 से 44 साल तक के बीच के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर इस वक्त वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शरद, ये तीसरी जो लहर होगी, 3rd वेव, ये 2nd वेव से ज्यादा खतरनाक होगी क्या? देखिए, ये बिल्कुल आपने प्रश्न किया। अगर आपने 2nd वेव के बाद पाठ नहीं समझा आपने और उसके उचित कदम नहीं उठाए तो ये ज्यादा खतरनाक होगी। और अगर आपने संभाल लिया तो हो सकता है तीसरी वेव खुद से होके रह जाए और बढ़े ही नहीं और तकलीफ ही न दे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें जो हैं, एक सबसे पहला वैक्सीनेशन, दूसरा है सिलेक्टिव लॉकडाउन, क्योंकि हमको रोजी रोटी भी चलानी है और हमें हमारा चेन को भी रोकना है। तो ये मिला के सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके काम कर रही हैं और डिवीजन कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दे दी है छूट, तो जहां जहां सिलेक्टिव लॉकडाउन करना है वो काम करना है। इसके बाद तीसरा नंबर पे हमारा अपना बिहेवियर है, वो हमें पूरा करना है। चौथा है सरकार की तरफ से आपको ऑक्सीजन बेड, आपको वेंटिलेटर, आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से तैयार करनी है। अब आप जैसे सेना को आप इस्तेमाल करके और उनके तहत आप काम ये करें, चाहे आप निजी तौर पे करें
या राज्य सरकारें केंद्र सरकार से मिलकर करें, ये उनका अपना आंतरिक ठीक है। विषय है। मेरे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट में लेना चाहिए। चाहूंगी शुभेंदु जी से। शुभेंदु जी, ये एक सारन मिल चुका है डॉक्टर्स की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से, तमाम विशेषज्ञ जो हैं उनकी तरफ से एक सारन मिल चुका है सरकार को। अब आप बताइए किस तरीके से तैयारी आप लोग करेंगे, क्योंकि थर्ड वेव से आपको लोगों को बचाना है, बच्चों को बचाना है, और सेकेंड वेव जो अभी चल रही है वो पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। शुभेंदु जी। पूजा जी, देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग और जो इस तरीके के शरद लखोटिया जी और अमित जी के तरीके के जो लोग बड़े विशेषज्ञ लोग हैं, वो सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन प्लान लिए जा रहे हैं, और ये काम बड़ा युद्ध स्तर पे हो रहा है। और वो इतना अच्छा युद्ध स्तर पे हो रहा है कि जैसा डॉक्टर लखोटिया ने कहा कि हो सकता है कि यदि सब चीजों को हमने कर लिया तो तीसरी वेव का हमको पता भी ना चले, और हम मनाएंगे कि ऐसा ही हो। और बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है लगातार, कंटिन्यूअसली। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बता सकता हूं कि ये कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है पिछले 15 दिनों से जो तीसरी वेव के ऊपर जो एक पैनल बनाया है उसकी मीटिंग ना हो रही है। लगातार मीटिंग हो रही है, उस पर एक्शन प्लान किए जा रहे हैं और एक्शन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, दूसरी लहर का कहर जारी है, लेकिन अभी तक भी थर्ड वेव जो है उसकी लगातार हमें सायरन दिया जा रहा है कि तीसरी वेव भी देश में दस्तक दे सकती है, और ये तो तीसरी वेव होगी, ये दूसरी वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर हमने तैयारी नहीं की तो। सरकार क्या तैयारी करेगी, इसको लेकर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। खबरफास्ट लगातार कोशिश कर रहा है सरकार से ये जानने की कि क्या तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं जनता को इस वक्त पर बचाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। लेकिन सरकार के साथ साथ आपकी और हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो है अपनों के साथ साथ दूसरों को भी बचाना। इस समय मदद का हाथ बनिए, किसी के लिए सहारा बनिए। अगर आप किसी को बचा पाए तो कोशिश कीजिए किसी को बचाने की। आपकी छोटी सी पहल, आपकी छोटी सी कोशिश इस महामारी के दौर में किसी के लिए जीवन दान बन सकती है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबरफास्ट के साथ। नमस्कार।